हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SRG एकेडमी पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि हम लोग जो है मगध साम्राज्य में मौर्य वंश डिस्कस कर रहे हैं। तो मौर्य वंश के जो है तीसरे शासक अशोक, जो पिछली क्लास हम लोगों ने की थी वो अशोक से ही की थी, और आज भी अशोक के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मौर्य वंश में सबसे बड़ा टॉपिक जो है वो अशोक ही है। सबसे बड़ा टॉपिक, क्योंकि इनके शिलालेख स्तंभलेख जो है वो काफ़ी हैं। तो जो है अशोक के बारे में चर्चा की थी कि जैसे अशोक के पिता का नाम क्या था, तो बिंदुसार। उसके बाद में से अशोक की अगर माता का नाम, तो माता का नाम अशोक की सुभद्रांगी, और बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अशोक उपगुप्त से जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। उसके बाद में जो है कलिंग युद्ध अशोक ने लड़ा था। कलिंग के राजा उस टाइम पे थे अनंत नंदराज करके, उनके विरुद्ध 261 ईसा पूर्व में, और जो है इन्होंने विजय हासिल की थी, तोसली पर अधिकार कर लिया था। तो उसके बाद जो है फिर इनके जैसे स्तंभलेख और जो है शिलालेख। अशोक के बात करें कि स्तंभलेख की संख्या जो है वो अशोक के, तो वो 7 है। अशोक के स्तंभलेख जो है वो 7 हैं। उसके बाद में जो शिलालेख जो है अशोक के वो 14 हैं। 14 शिलालेख और स्तंभलेख जो है वो 7 हैं। अशोक ने काफ़ी जो है स्तूपों का भी निर्माण करवाया, क्योंकि बौद्ध धर्म का काफ़ी जो प्रचार प्रसार करवाया था अपने टाइम पे, तो वो अशोक ने ही। जैसे कि अशोक ने कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, बौद्ध परंपराओं के, अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। 84,000 स्तूपों का निर्माण, जैसे कि प्रमुख के तौर पे एक अपने यूपी में है धम्मेक स्तूप यूपी में, जिसे सारनाथ स्तूप के नाम से भी जानते हैं। सारनाथ वाराणसी में जो स्थित है, और उसका निर्माण जो है अशोक ने ही। इसके बाद में जो मध्य प्रदेश में भरहूत स्तूप है, उसका भी निर्माण अशोक ने ही करवाया था। और एक और सांची स्तूप पूछा था कि सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया है, वो भी जो है इन्होंने ही करवाया था, अशोक ने। तो 84,000 स्तूपों का निर्माण उसमें की, जैसे कि ये प्रमुख थे। तो आज हम लोग जो है अशोक के बारे में ही देखते हैं कि कहाँ पर किस शिलालेख में क्या चीज़ें कही गई हैं। प्रथम शिलालेख में क्या है, पूछा था कि जो कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है, तो 13वां शिलालेख, स्तंभलेख वगैरह, उन्हीं के बारे में आज हम लोग जो है डिस्कस करते हैं। तो अशोक बात करें कि अशोक जो है इसके शिलालेख की संख्या कितनी थी, 14। अशोक के शिलालेख की संख्या कितनी थी, 14। और इसके बाद में जो है अगर इसके स्तंभ लेख पूछे, इनकी संख्या जो है वो 7 है। अशोक के जो है स्तंभ लेख, इनकी संख्या 7 है। इसके बाद में जो है गुहालेख, हालांकि गुहालेख के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, वैसे कि गुहालेख जो है 3 थे, ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। और उसके जो है अशोक ने कितने, लगभग, यानी बौद्ध परंपराओं के अनुसार जो है अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। स्तूपों का निर्माण करवाया अशोक ने 84,000 जो है स्तूपों का निर्माण करवाया। इसके बाद में जो है ये बौद्ध धर्म से तो था ही। जैसे अगर जो चंद्रगुप्त मौर्य का धर्म क्या था, तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म से संबंधित थे। लास्ट जीवन के अंतिम दिनों में जो है भद्रबाहु से जैन धर्म ग्रहण कर लिया था। सिरबल बेलगोला में मृत्यु हो गई थी चंद्रगुप्त मौर्य की। और जो इनके पिता जो थे बिंदुसार, अगर उनका धर्म जैसे पूछे तो वो किस धर्म से थे, तो वो मखली, जो आजीवक संप्रदाय, यानी बिंदुसार जो थे वो आजीवक संप्रदाय से संबंधित थे। जैसे अगर यहीं पे ये वाला पॉइंट कर लें कि बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे, यानी चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैन धर्म के
वो जो है जैन धर्म के अनुयायी थे, और उसके बाद में जो है चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे, और बिंदुसार जो है अजीबक संप्रदाय। अब अजीबक संप्रदाय, जैसे पूछा था कि अजीबक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो अजीबक संप्रदाय की जो स्थापना जो है वो मखली गोसाल ने की थी। अगर इसकी स्थापना पूछ ले, स्थापना, तो ये जो है मखली गोसाल, मखली गोसाल ने इसकी स्थापना की थी, अजीबक संप्रदाय। और अजीबक संप्रदाय तो मतलब जैसे एक तो यही कि सब कुछ भाग पर निर्धारित होता है। अजीबक संप्रदाय में सब कुछ भाग, यानी मनुष्य जो है उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, और सब कुछ जो है भाग के ऊपर जो है वो निर्धारित होता है। इसके बाद जैसे धार्मिक सहिष्णु, यानी इसमें जो है जो भी व्यक्ति शामिल होते हैं तो वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। धार्मिक सहिष्णु मतलब थे इसको मानने वाले। तो यही जो बिंदुसार जो है अजीबक संप्रदाय से, और इनकी बात करें जो अशोक जो थे वो बौद्ध धर्म से संबंधित थे, और चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन धर्म से। और अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। इसके बाद जो अशोक के कुछ प्रमुख स्तूप जो हैं इसे पूछा था कहाँ पर स्थित, कहाँ से जो है मिले हैं। जैसे भरहुत पूछा था कि भरहुत स्तूप ये कहाँ पर पड़ता है, तो मध्य प्रदेश। भरहुत स्तूप कहाँ पर पड़ता है, मध्य प्रदेश। इसका निर्माण पूछा था किसने करवाया था, तो इसका निर्माण जो है अशोक के द्वारा हुआ था। निर्माण किसके द्वारा, अशोक ने जो है इसका निर्माण करवाया था। भरहुत स्तूप का निर्माण जो है अशोक ने। इसके बाद जैसे जो है एक धम्मेक स्तूप करके, धम्मेक स्तूप या सारनाथ स्तूप, ये तो मध्य प्रदेश में भरहुत। एक जो है धम्मेक, इसी को सारनाथ स्तूप के नाम से जानते हैं। सारनाथ स्तूप। अगर पूछ ले कि धम्मेक स्तूप कहाँ पर है या सारनाथ स्तूप कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, वाराणसी में। वाराणसी। अच्छा, वाराणसी का जो पहले जो नाम हुआ करता था इसको ऋषिपत्तनम के नाम से जानते थे। ऋषिपत्तनम, ऋषिपत्तनम, यानी वाराणसी को ही ऋषिपत्तनम। तो जैसे धम्मेक स्तूप कहाँ पे स्थित है, तो धम्मेक स्तूप जो है ये यूपी के जो है वाराणसी में है, और भरहुत स्तूप ये कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में। दोनों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो अशोक के द्वारा। और एक और फेमस स्तूप इनका है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश से स्तूप जो नाम उसका जो है सांची स्तूप। पूछा था कि सांची स्तूप कहाँ पे स्थित है या सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया, तो सांची स्तूप का भी निर्माण किसके द्वारा, अशोक के द्वारा करवाया गया है। सांची स्तूप, सांची स्तूप, और ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। सांची स्तूप जो है मध्य प्रदेश में। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है इस स्तूप में, जो है ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है, और बलुआ पत्थर से जो है इसका निर्माण। तो ये जो है अशोक के द्वारा निर्माण जो है अशोक। अशोक ने जो है इसका निर्माण करवाया। सांची स्तूप का निर्माण जो है अशोक। और जैसे एक नोटों से संबंधित क्वेश्चन बनता है सांची स्तूप से, जैसे कि पूछा जाता है कि सांची स्तूप का जो चित्र जो है यानी इमेज कौन से, मतलब कितने रुपए के नोट के ऊपर है सांची स्तूप, तो सांची स्तूप कितने रुपए के नोट के ऊपर है, तो 200, यानी जो नई करेंसी जो है उसमें 200 रुपए के नोट के ऊपर जो है सांची का स्तूप भी बना हुआ है। अगर ऐसे पूछ ले कि सांची स्तूप, ठीक है, यह है सांची स्तूप का चित्र 200 रुपए के नोट के ऊपर, नोट के ऊपर है, यानी 200 नोट पर जो है सांची का स्तूप का चित्र है। और जैसे 100 रुपए का है उसमें रानी की बाब है, 50 में 50 रुपए की जो करेंसी है उसमें हम्पी छपा हुआ है, और सबसे बड़ा नोट, सबसे बड़ा जैसे कि बात करें जो 2000 का, तो 2000 में जो है मंगलयान, 2000 में मंगलयान है। और इसके बाद में जो है ये सांची का स्तूप, तो ये 200 रुपए के नोट पे है। तो पूछा जाएगा सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया, तो अशोक के द्वारा करवाया गया। सांची का स्तूप कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश। और सांची का स्तूप जो है ये यूनेस्को में भी शामिल है, यानी मध्य प्रदेश के जो है ये विश्व धरोहर में भी शामिल है,
यूनेस्को में भी शामिल है सांची स्तूप, यूनेस्को में शामिल है। एक तो मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाएं हैं और सांची स्तूप, तो ये जो है शामिल है इसी में, यूनेस्को में शामिल हैं। एमपी से जो है 2 हैं। तो इनके निर्माण जो है वो अशोक के द्वारा है। उसके बाद में ऐसे कि जो श्रीनगर जो है उसका निर्माण ही पूछा था कि श्रीनगर की स्थापना किसने की थी, तो श्रीनगर की स्थापना भी जो है अशोक के द्वारा। अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की। पूछे श्रीनगर की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो वो भी जो है अशोक के द्वारा ही जो है श्रीनगर की स्थापना की। इसने जो है अपने पुत्र और पुत्री, जैसे कि इनकी जो पहली पत्नी जो थी या सबसे प्रिय पत्नी तो महारानी देवी करके थी, तो महारानी देवी का एक पुत्र था महेंद्र और पुत्री थी संघमित्रा। तो इन्होंने जो है उन्हें बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पूछा था कहाँ पर भेजा था, तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो है पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को अशोक के द्वारा जो है वो श्रीलंका भेजा जाता है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। जैसे अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा इन्हें जो है संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इन्हें जो है श्रीलंका भेजा था प्रचार प्रसार के लिए जो है इनको श्रीलंका भेजा था। और भी काफ़ी मंत्री को जो है किसी को स्वर्ण द्वीप पे भेजा था, किसी को जो है अदर मतलब जैसे इंडोनेशिया वगैरह क्षेत्र में भी जो है अशोक के द्वारा भेजा, लेकिन पुत्र महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा इन लोगों को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। इसके बाद में जो है जैसे पूछाता है कि अशोक के जैसे शिलालेखों की खोज सबसे पहले किसने की और कब हुई है, अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की और कब। तो जैसे अशोक के अगर शिलालेखों की खोज की बात करें तो इनकी खोज हुई थी 1750 ईस्वी में, 1750 ईस्वी में इनकी खोज हुई थी। और किसके द्वारा, तो एक जैसे टी फैंथलेर कर गए, टी फैंथेलर के द्वारा जो है इनके शिलालेखों की खोज होती है। लेकिन उस टाइम पे ये जो है पढ़ नहीं पाते हैं, मतलब उसमें जो शिलालेखों में जो लिपि लिखी हुई थी तो उसे पढ़ नहीं पाते हैं। पढ़ने का काम क्या था, सबसे पहले 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसप ने जो है शिलालेखों को पढ़ने का काम किया। तो जैसे यहाँ से 2 क्वेश्चन कि एक तो ये कि अशोक के शिलालेखों की सर्वप्रथम खोज किसने की है, तो सर्वप्रथम खोज जो है टी फैंथेलर या कहीं पे पादरे टी फैंथेलर करके मिलता है। और पढ़ने का काम किसने किया था, तो जेम्स प्रिंसप। खोज हुई थी 1750 में, पढ़े गए 1837 में। और उसके बाद में जैसे स्तंभलेख जो हैं तो वो उनकी जैसे जो है खोज की बात करें तो जो फिरोज शाह तुगलक जो था, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने ही जो तुगलक वंश चला था, तुगलक वंश 1320 से लेके 1414 तक, तो उस टाइम पे फिरोज शाह तुगलक ने स्तंभलेख वो जो है टोपरा से दिल्ली स्थापित किए थे और मेरठ से दिल्ली स्थापित किए थे, तो वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किए गए थे। अगर इनके शिलालेखों की खोज की बात करें अशोक के शिलालेखों की सर्वप्रथम खोज 1750 ईस्वी में टी फैंथेलर के द्वारा की गई। टी फैंथेलर के द्वारा
की गई, यानी खोज जो है 1750 में टी फैंथेलर या कहीं पर पादरे ट्री फैंथेलर करके मिलता है, खोज हुई थी। इसके बाद में से जो सबसे पहले पढ़े गए थे, तो पढ़ने में जो है वो जेम्स प्रिंसप थे। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में, खोज 1750 और जो पढ़े गए हैं वो 1837 में, 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसप के द्वारा, जेम्स प्रिंसप के द्वारा जो है पढ़ने का काम हुआ था। जेम्स प्रिंसप के द्वारा जो है ये पढ़े गए थे। इसके बाद जो है जैसे अशोक के जो प्रमुख शिलालेख हैं, जैसे शिलालेख की संख्या कितनी थी, 14। तो हम कुछ प्रमुख शिलालेख और उससे संबंधित मतलब चीज़ें हैं, यानी क्या चीज़ों का वर्णन था, तो उसके बारे में देखते हैं। प्रमुख शिलालेख देखेंगे जो मेन शिलालेख थे। तो जैसे अशोक ने जो 14 शिलालेख थे, तो उसमें से प्रथम शिलालेख, प्रथम शिलालेख, अगर ऐसे पूछ ले कि प्रथम शिलालेख में जो है किस चीज़ का वर्णन था, अशोक के पहले शिलालेख में किस चीज़ का वर्णन था, तो अशोक ने अपने पहले शिलालेख में कहा था कि मतलब पहले शिलालेख में कहा था कि सभी मनुष्य जो है मेरी संतानें हैं, सभी मनुष्य जो है मेरी संतानें हैं। और पशु बलि की उसमें निंदा की गई थी, यानी पशु बलि को निषेध या मतलब जो है निंदा की गई थी कि पशुओं की बलि नहीं होना चाहिए और सभी मनुष्य जो है मेरी संतानें हैं। तो ये अशोक ने जो है अपने पहले शिलालेख में वर्णन किया था। इसमें जो है पशु बलि की निंदा या जो है निषेध किया गया, तथा और इसमें कहा गया कि सभी मनुष्य मेरे संतानें हैं। ये पहला शिलालेख था अशोक का। अगर ऐसे बात करें, इनका जो दूसरा शिलालेख जो था अशोक का, वो चिकित्सा से संबंधित था। उसमें चिकित्सा से संबंधित जानकारी थी और पड़ोसी राज्यों से संबंध थे। दूसरा शिलालेख चिकित्सा संबंधित जानकारी, तथा इसमें जो है पड़ोसी राज्यों का वर्णन। पड़ोसी राज्यों का वर्णन, ये जो है अशोक का दूसरा शिलालेख। इसके बाद में से अशोक का जो चौथा शिलालेख जो था, उसमें धम्म घोष की घोषणा की गई थी, धम्म घोष की घोषणा की गई। चतुर्थ चतुर्थ जो शिलालेख जो है, इसमें धम्म घोष की घोषणा की गई। धम्म घोष की घोषणा की गई, तथा इसके बाद में जो है अशोक का जो छठवां शिलालेख जो था, छठवां शिलालेख जो है अशोक का, तो वो आत्मनियंत्रण की शिक्षा देता है, आत्मनियंत्रण की शिक्षा। ये जो है आत्मनियंत्रण, यानी मनुष्य को अपने ऊपर जो है नियंत्रण होना चाहिए, आत्म नियंत्रण।
आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई इसमें। मतलब आत्मनियंत्रण के बारे में जो है बताया गया था कि मनुष्य को जो है अपने ऊपर आत्मनियंत्रण होना चाहिए। ये मक्खी बैठी है कहीं पे, सही है। इसके बाद जो है अशोका से 7वां शिलालेख जो है उसमें धार्मिक सहिष्णुता और जो है तीर्थ यात्रा का वर्णन है। यानी 7वें शिलालेख में जो है वो धार्मिक सहिष्णुता की, मतलब हर व्यक्ति को जो है एक दूसरे के धर्मों के प्रति जो है मतलब सहिष्णु होना चाहिए। कट्टरपंथा की जो पंथी की बातें जो है वो नहीं करना चाहिए। मतलब धर्म के प्रति कट्टरता जो है वो नहीं होना चाहिए। सभी धर्म के प्रति जो है सद्भाव का मतलब भावना रखनी चाहिए। तो 7वां जो है ये इसमें धार्मिक सहिष्णुता, 7वां शिलालेख, इसमें क्या है धार्मिक सहिष्णुता की बातें की गई। धार्मिक सहिष्णुता तथा जो है इसमें तीर्थ यात्रा का वर्णन किया गया। तीर्थ यात्रा का वर्णन अगर पूछ ले कि तीर्थ यात्रा का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है तो 7वां, मतलब 7वां शिलालेख में जो है तीर्थ यात्रा का वर्णन किया गया है। और 7वां ही सबसे लंबा अभिलेख भी जो है अशोक का वो 7वां ही है। इसके बाद में जो 8वां जो है, 8वां जो अभिलेख जो है इसमें मतलब धम्म की जो है व्याख्या वगैरह की गई है। और अशोक ने अपनी यात्रा की थी, जैसे बोधगया से स्टार्ट की थी। अशोक ने अपनी यात्रा बोधगया से स्टार्ट की थी। बोधगया ये बिहार में जगह पड़ती है और बोधगया में महाबोधि मंदिर है जो कि यूनेस्को में भी शामिल है। और बोधि वृक्ष की भी यात्रा की थी। 8वें शिलालेख में मतलब जानकारी मिलती है कि अशोक ने बोधगया तथा बोधि वृक्ष की जो है वो यात्रा की थी। तो 8वां शिलालेख जो है अशोक की धम्म यात्रा की शुरुआत है। आठवां शिलालेख क्या है? अशोक की धम्म यात्रा की शुरुआत। अशोक की धम्म यात्रा की शुरुआत। और अशोक ने यात्रा कहाँ से शुरू की थी? जो शुरू की थी तो ये बोधगया से। बोधगया ये बिहार में पड़ता है। बोधगया से जो है और बोधि वृक्ष की भी यात्रा की थी। बोधि वृक्ष ये वही बोधि वृक्ष है जिसके नीचे जो है मतलब बोधि वृक्ष या पीपल वृक्ष, इसी के नीचे गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोधि वृक्ष के ही नीचे हुई थी। और जो है तो ये अशोक जो है इसकी यात्रा वगैरह करते हैं। इसी बोधि वृक्ष को आगे चल के जो है संसाक जो है वो कटवा देता है। तो ये 8वां शिलालेख, इसमें क्या है? अशोक की धम्म यात्रा की शुरुआत। और अशोक ने जो है ये बोधगया से जो है बोधि वृक्ष तक की यात्रा की थी। इसके बाद में जो है जो प्रजाहित का संदेश, ये अशोक ने जो है 10वें शिलालेख में दिया था। प्रजाहित का संदेश यानी 10वां शिलालेख। दसवां शिलालेख प्रजाहित का संदेश दिया था अशोक ने। इसमें प्रजाहित का संदेश, प्रजाहित का संदेश पूछ ले किस अभिलेख में दिया है तो 10वां शिलालेख जो है इसमें प्रजाहित का संदेश दिया है। यानी जो भी राजा हो तो उसको प्रजा का मतलब जो है हित देखना चाहिए। ये नहीं मतलब कि जो है अपने ही ऐशो आराम में जिंदगी काटनी चाहिए। तो अशोक का ये था कि प्रजा का हित देखना चाहिए। ये जो है अशोक का 10वां शिलालेख है। इसके बाद में जो 11वां शिलालेख जो है उसमें धम्म जो था उसकी व्याख्या की गई। जैसे धम्म जो है ये संस्कृत के धर्म शब्द से ही मिलके बना है धम्म। जैसे अभी तक हम लोग की धम्म घोष की घोषणा की गई, तो धम्म क्या है? ये संस्कृत के धर्म शब्द है उसी से मिलके बना है। प्राकृत भाषा का शब्द है धम्म और बौद्धों से संबंधित है। तो धम्म में मतलब यही चीज़ें हैं कि जैसे एक तो अहिंसा, मतलब धम्म के अंतर्गत कि अहिंसा मतलब जो है उसको अपनाना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। और धार्मिक सहिष्णु होना चाहिए, व्यक्ति सदाचारी होना चाहिए,
तो यही जो है, और शांति जो है, शांति को कायम करने वाला हो, तो यही मतलब अशांति ना फैलाए, यही चीजें जो है तो धम्म की व्याख्या के तौर पे आई हैं। 11वां शिलालेख। ग्यारहवां शिलालेख, इसमें क्या है, धम्म की व्याख्या। व्याख्या का वर्णन, धम्म की व्याख्या का वर्णन। और धम्म की व्याख्या में यही कि अहिंसावादी होना चाहिए, मतलब व्यक्ति जो अहिंसावादी नैतिक जीवन को अपनाए, नैतिकता मतलब होनी चाहिए, शांति को बरकरार रखे। जैसे धम्म की व्याख्या की बात करें तो इसमें जो है, जैसे व्यक्ति को धार्मिक सहिष्णु होना चाहिए, व्यक्ति धार्मिक सहिष्णु हो, नैतिक जीवन अपनाना चाहिए, नैतिक जीवन अपनाए, व्यक्ति सदाचारी होना चाहिए, सदाचारी हो, ये सब धर्म के अंतर्गत ही। उसके बाद में जो मतलब जो शांति वगैरह, ठीक है, शांति जो है उसके पक्ष में हो, मतलब जो है शांति रखे, तो अशांति वगैरह ना फैलाए। तो ये जो है धम्म की व्याख्या अगर पूछ ले किस में, तो ये 11वें में जो है धम्म की व्याख्या की गई। इसके बाद में फिर जो है 13वां शिलालेख है, और 13वां इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो 13वां शिलालेख ही है, क्योंकि उसमें पूछा जाता है कि कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक ने किस शिलालेख में किया है। कलिंग युद्ध का, कि उसमें यही कि कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। उस टाइम पे कलिंग के राजा नंदराज करके थे, अशोक ने जीता था, नरसंहार वगैरह। तो कलिंग युद्ध का वर्णन अगर पूछ लिया जाए तो वो 13वां शिलालेख है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो 13वां शिलालेख ही है। और उसमें यही क्वेश्चन बनता है कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में हुआ है। 13वां शिलालेख। अब मच्छर कहाँ बैठा है। 13वां शिलालेख सबसे जो इम्पोर्टेंट जो है ये 13वां शिलालेख ही है, क्योंकि इसमें जो है कलिंग युद्ध का वर्णन है, कलिंग युद्ध का वर्णन। और कलिंग युद्ध जो है हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर ही चुके हैं कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व में हुआ था। एक साइड अशोक थे और जो सेकंड साइड कौन थे, तो राजा जो थे वो अनंत नंदराज करके है, सेकंड साइड थे। अशोक ने जो है कलिंग की राजधानी तोसली पर अटैक मतलब करके जो है उसको जीत लिया था। उसके बाद में इसमें काफ़ी बड़ा नरसंहार होता है, 1 लाख लोग मारे जाते हैं, 1.5 लाख लोग घायल होते हैं। तो अशोक ने नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन होता है, और अशोक जो है वो बौद्ध धर्म यानी उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा लेते हैं और बौद्ध धर्म जो है ग्रहण कर लेते हैं। और वैसे अगर पूछा जाए कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस जो है अभिलेख में है, तो एक हाथी गुम्फा अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख जो कि कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है, और जो है कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है, तो उसी में इसका जिक्र भी है। कलिंग युद्ध का वर्णन कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व में। इसके बाद में जो है ये 13वां शिलालेख है, और लास्ट ठीक है अंतिम शिलालेख जो है कौन सा है, 14वां। 14वां शिलालेख जो है ये अंतिम शिलालेख है। इसके बाद जैसे अच्छा इसमें जो है एक तो कलिंग युद्ध का वर्णन है, और उसके बाद में जो है इसमें विदेश नीति भी संबंधित है। कलिंग युद्ध के साथ साथ जो है इसमें 13वें में ही इसमें जो है विदेश नीति का वर्णन भी है। और विदेश नीति के साथ साथ इसमें एक चीज़ और है कि अशोक ने जो है आटविकों को चेतावनी दी थी, आटविकों को चेतावनी। अच्छा ये आटविक जो थी ये एक जनजाति थी, आटविक जो है ये जनजाति थी, ये जंगल में निवास करते थे, जंगल में इनका निवास था। तो जो भी बौद्ध भिक्षु वगैरह जाते थे जंगल से होके, अगर बौद्ध भिक्षु निकलते थे तो ये जो थे उनको परेशान करते थे बौद्ध भिक्षुओं को। तो इसीलिए जो है आटविकों को चेतावनी के बारे में कहा गया है 13वें शिलालेख में। तो 13वां शिलालेख
इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कलिंग युद्ध का वर्णन, उसके बाद में अशोक की विदेश नीति इसी में है, और आठविकों को चेतावनी है। आठविक एक जनजाति थी जो कि जंगल में रहती थी और बौद्ध भिक्षुओं को ये लोग परेशान करते थे, तो इसीलिए जो है इनको चेतावनी दी थी। उसके बाद में जो है 14वां शिलालेख, और 14वां शिलालेख जो है ये जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए जो है मतलब प्रेरित करता है, जनता को धार्मिक जीवन जीने का संदेश। चौदहवें में क्या है? जनता को धार्मिक जीवन जीने का संदेश, ये जो है 14वां है, धार्मिक जीवन जीने का संदेश। तो इसमें यही जो है 14 शिलालेख हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? तो 13वां शिलालेख। पूछा था कलिंग युद्ध का वर्णन किसमें है, तो इसी में, पहले वाले में इसे पशु बलि की निंदा है। अब इसे 14 तो अशोक के जो है ये शिलालेख थे, 7 स्तंभ लेख थे, तो 7 स्तंभ लेख को भी हम लोग देखते हैं। 7 स्तंभ लेख, स्तंभ लेख, स्तंभ लेख कितने थे? 7। तो 7 स्तंभ लेख की बात करें तो पहला जो है प्रयाग स्तंभ लेख है। फर्स्ट जो है प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख से क्वेश्चन पूछाता है कि प्रयाग जो स्तंभ लेख जो है, प्रयाग स्तंभ लेख, तो प्रयाग स्तंभ लेख जो है ये पहले कौशाम्बी में था, और कौशाम्बी में ये पहले था, तो कौशाम्बी से फिर इसको अकबर के द्वारा इसको इलाहाबाद के किले यानी प्रयागराज में स्थापित किया गया। अकबर के द्वारा इसको इलाहाबाद के किले में, तो प्रयाग स्तंभ लेख इसे अकबर के द्वारा। और ये अकबर मतलब जो है मुगल वंश के तीसरे बादशाह, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर का पुत्र हुमायूं का पुत्र अकबर। इनका जैसे कार्यकाल 1556 से लेकर 1605 तक इनका कार्यकाल था। तो इसे अकबर ने कौशाम्बी, जो कि बाउंड्री लगती है, कौशाम्बी इसकी बाउंड्री लगती है इलाहाबाद से यानी प्रयागराज से, इसे अकबर ने कौशाम्बी से प्रयागराज यानी पहले का इलाहाबाद वर्तमान का प्रयागराज में, प्रयागराज के किले में स्थापित किया था। जैसे इलाहाबाद किला है, प्रयागराज किले में स्थापित करवाया था। तो प्रयाग स्तंभ लेख इसे अकबर ने जो है कौशाम्बी से प्रयागराज के किले में स्थापित करवाया था। अगर दूसरा की बात करें तो एक जो है दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। इस दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख की बात करें तो ये जो है ये पहले टोपरा जगह पड़ती है, जैसे सहारनपुर हो गया, हरियाणा अंबाला क्षेत्र, हरियाणा अंबाला सहारनपुर यानी वो मिक्सी बाउंड्री है, तो वहीं पर ये टोपरा मतलब क्षेत्र पड़ता था। तो वहाँ से जो है फिरोज शाह तुगलक ने इसको दिल्ली में स्थापित किया, यानी फिरोज शाह तुगलक इसको जो है फिरोज शाह तुगलक ये किस वंश है? तो ये सल्तनत काल का जो तीसरा वंश है तुगलक वंश, ये उससे संबंधित है फिरोज शाह तुगलक। इसे पूछा था कि तुगलक वंश का कार्यकाल कितना था, तो तुगलक वंश स्टार्ट हुआ था 1320 से लेके 1414 तक तुगलक वंश। जिसके संस्थापक कौन थे तुगलक वंश के? तो ग्यासुद्दीन तुगलक थे। ग्यासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक बैठता है, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद है फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने यानी जो दिल्ली टोपरा, इसे टोपरा से, ये टोपरा जगह हरियाणा अंबाला, जैसे टोपरा ये जो है अंबाला हरियाणा वाला क्षेत्र, या जैसे सहारनपुर, ठीक है, ये वो वाला क्षेत्र है। तो सहारनपुर
इसे टोपरा से दिल्ली में स्थापित किया, दिल्ली में स्थापित किया। और दिल्ली में ये जो दिल्ली की जो जामा मस्जिद है, दिल्ली की जामा मस्जिद, पूछ ले कि दिल्ली में जो जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है, तो जामा मस्जिद का निर्माण जो है दिल्ली में ये किसने करवाया है, तो जो है शाहजहां ने करवाया था। तो ये जस्ट उसी के सामने यानी जामा मस्जिद के जस्ट सामने ये वाला जो है स्तंभ लेख जो है वो स्थित है। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने इसको टोपरा अंबाला हरियाणा से और दिल्ली में स्थापित किया था। इसके बाद में जो है तीसरे की बात करें तो दिल्ली मेरठ है, दिल्ली मेरठ, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। तो दिल्ली मेरठ जो स्तंभ लेख जो है, अगर इसके निर्माण की बात करें, वो जो है इसको भी फिरोज शाह तुगलक ने, इसको भी फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ से दिल्ली में स्थापित किया था। यानी फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने इसे मतलब दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को इसे मेरठ से दिल्ली में स्थापित किया था। दिल्ली में इसको स्थापित किया था। मेरठ यूपी में पड़ता है। तो ये जो है मतलब मेरठ से दिल्ली में किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने ही दिल्ली टोपरा वाले को भी, टोपरा यानी हरियाणा वाला क्षेत्र और सहारनपुर बाउंड्री लगती, और इसको जो है दिल्ली में स्थापित किया था। और उसके बाद में ये दिल्ली मेरठ वाला। इसके बाद में जो है दिल्ली मेरठ, इसके बाद जो है फिर चंपारण बिहार में जो है 3 स्थित हैं। 3 तो यहाँ पर हो गए। चंपारण बिहार में जो है 3 है। एक लौरिया अरेराज करके है, एक लौरिया नंदनगढ़ करके, एक रामपुरवा। ये तीनों जो है चंपारण बिहार में स्थित हैं। जैसे एक जो है लौरिया अरेराज, अरेराज स्तंभ लेख। इसके बाद में जो है एक लौरिया नंदनगढ़ करके है, स्तंभ लेख। और इसके बाद में एक रामपुरवा अभिलेख है, रामपुरवा, रामपुरवा स्तंभ लेख। ये तीनों जो है चंपारण बिहार वाले क्षेत्र में है। चंपारण बिहार, तीनों जो है वहीं पर स्थित हैं। तीनों स्तंभ लेख, लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़ और ये रामपुरवा स्तंभ लेख, ये तीनों जो है चंपारण बिहार में है। और एक जो है रुम्मीदेई स्तंभ लेख। रुम्मीदेई स्तंभ लेख पूछा था कि सबसे छोटा जो है स्तंभ लेख कौन सा है, तो रुम्मीदेई स्तंभ लेख ये जो है सबसे छोटा है। इसके बाद में जो है सातवें की बात करें, 3 और ये चौथा, 5, 6 और 7, सातवां जो है रुम्मीदेई स्तंभ लेख। रुम्मीदेई स्तंभ लेख। और रुम्मीदेई स्तंभ लेख की बात करें तो ये जो है ये कहाँ पर, ये पड़ता है नेपाल। ये जो है नेपाल में, रुम्मीदेई स्तंभ लेख नेपाल में, नेपाल। और ये सबसे छोटा स्तंभ लेख पूछे, सबसे छोटा। और आर्थिक नीति जो है वो इसी में मतलब साझा की गई। आर्थिक नीति इसी में सबसे छोटा जो है, अगर बात करें स्तंभ लेख जो है वो यही वाला है। सबसे छोटा जो है यही अभिलेख है। तो जो है 7 स्तंभ लेख थे, सातों हम लोगों ने देख लिए। तो अगर दोस्तों जो है आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो जो है इसको लाइक करेंगे तथा जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू।